हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार अपना घर बनवाने जा रहे हैं या फिर जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो विज मटेरियल काम दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टरों को और उनके पास टाइम की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि अब पता नहीं वो वर्किंग है, सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 6 बजे निकलना है वहाँ से, या फिर 8 बजे निकलना है, या फिर खुद खुद ऐसा कुछ काम खुद करते हो जिस पर टाइम ना दे पाते हो। तो वो मोस्टली क्या करते हैं, अपना घर बनवाने के लिए विद मटेरियल काम दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टरों को। तो जब आप विद मटेरियल काम देते हैं या फिर खुद ही काम करवाते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, 8-10 पॉइंट ऐसे हैं कुछ जो मैं आपको बताऊंगा। इन सब चीज़ों में ठेकेदार आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, और काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। वो ठेकेदार की बात पहले तो लगता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन वो क्या है, अपने ऐसा आपको कंप्रोमाइज करते हैं कि आपकी उनकी बातों को सुन के लगता है कि हाँ यार सही बोल रहा है बंदा, ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा सरिया लग गई कॉलम में, या फिर ज़्यादा सरिया लग रही है छत में, या फिर इतना सीमेंट नहीं डलवाना चाहिए, ज़्यादा सीमेंट लग रहा है। तो होता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान देनी है, चाहे आप विद मटेरियल काम दे रहे हो, चाहे आप खुद ही अपना काम करवा रहे हो अपने घर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं विद मटेरियल काम के लिए। मैं इस वीडियो में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को विद मटेरियल काम देते हो, तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, जब भी आप अपने प्लॉट में फाउंडेशन खुदवाते हैं। फाउंडेशन किस लिए खुदी जाती है? कॉलम, भाई कॉलम यहाँ पे रखना है आपको, कॉलम यहाँ पे खड़ा करना है। तो यहाँ पे गेम खेलते हैं काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर। अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि गड्ढा तो खोदते हैं, उस टाइम कुछ नहीं बोलते हैं आपसे। गड्ढा 3 फीट खोदेंगे खाली, आप 3 फीट खोद के वो जाल वाल रख के कॉलम खड़ा कर देंगे। अगर आपकी नज़र नहीं गई उस गड्ढे पे, ध्यान नहीं दिया, आपको खाली लगा कि हाँ गड्ढा खोद दिया, कॉलम खड़ा कर दिया, कोई बात नहीं। अगर आपने ध्यान दे दिया कि यार ये तुमने गड्ढा तो कम खोदा है और खोदो, भाई ड्राइंग में तो लिखा है इतने फिट खोदना है, तो आपसे ये बोलेगा सर देखो गड्ढा यहाँ तो मिट्टी आपकी बहुत अच्छी है, भाई ड्राइंग वाले ने तो अपने स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से दे दिया, लेकिन यहाँ देखो आपकी मिट्टी कितनी पक्की मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है। और यहाँ पे जो भी आपका जो आसपास घर बने हैं आपके, इन सभी घरों में 3 ही 4 फीट की खाली जो है फाउंडेशन जो है खुदाई हुई है। इससे ज़्यादा गहरा यहाँ कोई नहीं खोदता है। तो जब ये बात आप सुनते हैं ना कि इससे ज़्यादा यहाँ कोई खोदता ही नहीं है, तो आपको लगता है यार जब कोई खोदता ही तो हम भी क्यों खोदते हैं फालतू में, 1-2 फीट फालतू में खुदवाएंगे। तो वो कहेगा सरिया भी सर आपकी ज़्यादा लगेगी 2-3 फीट, कंक्रीट भी आपकी ज़्यादा बर्बाद होगी, तो फालतू में क्यों खोदे मतलब, भाई 1 ही 2 मंजिल तो घर बनना है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इसके 2 घाटे हैं। पहला घाटा तो यही है कि अगर आप कम खोदेंगे, भाई जितनी गहरी फाउंडेशन होगी उतना स्ट्रक्चर आपका अच्छा रहेगा घर का। पहले तो ये प्रॉफिट है इसका। दूसरा घाटा ये है कि इनकेस आपने 3 फीट की फाउंडेशन खोदी और आपने सब बना लिया घर अपना, सपोज करिए आप, और आपके घर के बगल में जब कोई प्लॉट खाली पड़ा है, अभी मान एज्यूम कर लेते हैं, अगर बना है तो कोई बात नहीं, अगर खाली पड़ा है प्लॉट, और जब वो प्लॉट किसी दूसरे का है बंदे का, आपका भी नहीं है, तो कोई दूसरा जब उस प्लॉट में अपना काम करवाना शुरू करेगा तो क्या करेगा कि भाई आप वही फाउंडेशन खोदेगा, और वो कहीं ऐसा होगा, वो कहीं जो जिसका प्लॉट है, वो जो बनवा रहा है उस प्लॉट पे काम तो करवा रहा है, वो अगर कहीं ऐसा बंदा निकल गया कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हिसाब से काम करवाना चाहता हो, तो वो क्या कम से कम 6-7 फीट की गहराई में फाउंडेशन ले जाएगा अपनी। तो जब आपकी दीवार के साइड वो फाउंडेशन खोदेगा तो कम से कम 6-7 फीट की गहराई तक ले जाएगा, मिट्टी पूरी हटाएगा वहाँ की। तो उसको फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन कितनी फीट पे थी? 3 फीट पे खाली। तो फाउंडेशन क्या साइड से देखो, जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या पड़ोसी साइड की फाउंडेशन की जाल देखो यहाँ दिख गया, और इधर क्या किया, इधर 3-4 फीट देखो नीचे और खोदा गया। और सपोज दैट जब खुद रहा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आज खोद दिया आज ही बना देगा तुरंत, भाई खोदने में टाइम लगेगा, 1-2 दिन खोदने में टाइम लगेगा, फिर वहाँ पीसीसी डालेगा, फिर 1 दिन रुकने के बाद तब जाल खड़ा करेगा। तो ये सब काम करते ही अगर इन केस कहीं बारिश हो गई, यदि कहीं भी बारिश ज़्यादा हो गई और कहीं पानी भर गया उस गड्ढे में, तो सोचिए क्या होगा। एज्यूम करके आप देखो कि आपके घर की साइड गड्ढा खोदा गया और आपका 3 फीट की फाउंडेशन थी और उससे ज़्यादा उन्होंने गड्ढा खोद दिया 6-7 फीट की हाइट तक, गहराई तक, सॉरी हाइट तक नहीं गहराई तक, और उसमें पानी भर गया बारिश के चक्कर में। और पानी जल्दी सूखेगा तो है नहीं, जब सूखेगा तभी वो काम शुरू कर पाएंगे। और पानी वहाँ भरा हुआ है, आपका जो फाउंडेशन 3 फीट पे है, जो उसके नीचे की मिट्टी है वो गीली होकर थोड़ा जो है बाहर निकल सकती है, और इससे क्या आपकी बिल्डिंग पे दिक्कत असर पड़ सकता है या फिर दिक्कत आ सकती है। और 100% चांस है अगर इस तरह कंडीशन कहीं आ गई तो श्योरिटी है कि आपका स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा, घर जो है कोलैप्स कर जाएगा आपका। तो ये चीज़ ना हो।
तो कम से कम 6 फीट तो खोद ही खोदेगा। इनकेस कहीं पड़ोसी इस तरह निकल गया तो बेकार हो जाएगा आपका हिसाब किताब ना। और कहीं ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया, कहीं बारिश हो गई तो और बेकार हो जाएगा। तो 5 से 6 फीट तो खोदना ही खोदना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जब भी पीसीसी करवानी होती है तो काफी सारे लोग क्या करते हैं ठेकेदार, अच्छा आपको भी नहीं पता होता है पीसीसी क्या होती है। आप लोग आपसे बोल रहे हैं भाई कच्ची रोडी खाली डाल दें, कच्ची रोडी मतलब ब्रिक बैलास्ट, जैसे आप यहाँ दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कच्ची रोडी या ब्रिक बैलास्ट आप बोलते हैं। इसको लोग काफी सारे ठेकेदार इसको डाल के, इसको हल्का सा कूट करके हल्का सा दबा के इसके ऊपर ही जाल खड़ा कर देंगे, कॉलम का कॉलम भी खड़ा कर देंगे और कंक्रीट डाल देंगे। ऐसा नहीं कराना है बिल्कुल भी। आपको पूरा प्रॉपर, अगर टर्माइट ट्रीटमेंट कराना है करा सकते हो आप, न तो अगर ऑप्शनल है वो चीज आपके ऊपर डिपेंड है, नहीं तो पूरी पीसीसी जरूर करानी है आपको। कम से कम 40 की पीसीसी करानी है। उसका रेशियो 1:4:8 या 1:5 जो भी रखना हो आप रख सकते हो। उसके बाद ही कॉलम की मार्किंग करके तभी आपको जाल यहाँ पर रखना है। तो पीसीसी मस्ट है यहाँ पे, क्योंकि बिना पीसीसी को मैंने ऐसी कंडीशन देखी, बस गड्ढा खोदा, जाल क्या करते हैं, जाल को ईंट के ऊपर रख देते हैं, ईंट रखा, ईंट के ऊपर जाल रख दिया कॉलम का, उसके ऊपर कॉलम खड़ा कर दिया और कंक्रीट डाल दी। ऐसा बिल्कुल मत कराइएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जो आपका जाल बनेगा, जो फाउंडेशन जाल है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जाल कोई 8 mm के सरिया 10 mm के सरिया से नहीं बनेगा। अधिकतर कॉन्ट्रैक्टर विद मटेरियल काम में क्या करते हैं, 10 mm के सरिया से बांध देते हैं, और वो भी डिस्टेंस भी काफी दूरी पे रखते हैं, 8-8 इंच पे 7-7 इंच पे रखते हैं। यहाँ पे जाल जो भी आपको साइज दिया है उसी हिसाब से बनवाना है। यहाँ पे अच्छा ड्राइंग मान लो आप बनवा के लेके आए किसी इंजीनियर से, साइज दिया हुआ है मान लो 4x4 फीट का, तो आपसे वहां पे भी आप कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं सर देखो साइज तो वो बड़ा दिया है, घर के आपसे साइज बड़ा है जाल का साइज छोटा कर लो, ज्यादा सही रहेगा, फालतू में सरिया मतलब बेकार होगी इसमें। ये सब चीजें बोलते हैं लोग, चाहे आप विद मटेरियल हो चाहे आप ऐसे भी नॉर्मली काम कराते हैं तब भी, क्योंकि जितना देखो जाल बनाने में कम सरिया लगेगा, सरिया के उसकी अगर विद मटेरियल काम है तो सरिया की बचत होगी उसकी। तो आपको लेकिन यहाँ पे 10 mm सरिया 8 mm सरिया बिल्कुल नहीं देनी, कम से कम 12 mm सरिया तो देनी ही देनी है आपको जाल में, और जो साइज दिया हो ड्राइंग में उसी के अकॉर्डिंग ही आपको देना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अधिकतर क्या होता है जब ड्राइंग आपके पास आती है फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन के साइड मान लीजिए 4x4 लिखा हुआ है, तो अधिकतर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं 4x4 का ही गड्ढा खोदते हैं, फाउंडेशन के जाल उससे छोटा कर देते हैं। ये चीज ध्यान रखना, फाउंडेशन का जो साइज होता है वो एक्चुअल जाल का साइज होता है, ना कि फाउंडेशन का, फाउंडेशन के एरिया के गड्ढे का, वो गड्ढे का साइज होता है। गड्ढा आपको कम से कम 1-1 फीट आपको दोनों चारों तरफ से एक्स्ट्रा खोद चलना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जो ड्राइंग में साइज दिया वो एक्चुअली जाल का साइज होता है, ठीक है, वो गड्ढे का साइज नहीं होता है, गड्ढे का साइज एक्स्ट्रा ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक। अब आते हैं कॉलम पे। अब मान लीजिए आपके घर में मान लो जितने भी कॉलम लग रहे हैं तो मोस्टली आपके 9x9, 9x12, 9x18 के कॉलम लगते हैं। तो 9x12 के मोस्टली अधिकतर कॉलम 9x12 के होते हैं। अब इसमें जो सरिया होती है 16 mm की 6 सरिया कम से कम यूज तो होती है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आपसे बोलेगा कि भाई सर यहाँ पे सरिया कॉलम में बहुत ज्यादा दी हुई है, इंजीनियर ने इसको क्या करते हैं 4 सरिया 16 कर लेते हैं, 2 सरिया 12 कर लेते हैं, बढ़िया का कॉलम बन जाएगा। सरिया भी जो है आपके ये फिर नहीं बोलेगा सरिया आपकी बच जाएगी, भाई विद मटेरियल काम है, विद मटेरियल काम ना होता तो बात अलग होती। तो यहाँ पे आपसे ये बोलते हैं कि सरिया का 12 mm सरिया मैंने लगा दी है, 16 की 4 सरिया हैं, इससे काम चल जाएगा आपका, फालतू में 6 सरिया या 16 की डालने की कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे आपको जो भी ड्राइंग में दी है, अगर 6 सरिया दी है 16 की तो 6 ही सरिया डलवानी है आपको। दूसरी बात कि जो रिंग बनती है कॉलम में, इस रिंग पे जरूर ध्यान देना है आपको। रिंग जो बनती है तो वो काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं डिस्टेंस काफी दूरी पे कर देते हैं, काफी सारे लोग 10-10 इंच पे कराते हैं, 11-11 इंच की दूरी पे करते हैं, 1-1 फीट की दूरी पे कर देते हैं, जिससे उनकी रिंग का जो लोहा लग रहा है इसमें सरिया लग रही है वो बचत हो जाए। तो साइज जो ड्राइंग में साइज दिया हो कि 6 इंच करना है कि 8 इंच करना है कि 9 इंच करना है, उस हिसाब से रिंग आपको ध्यान देना है कि रिंग कितने डिस्टेंस में बन रही है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और फिर आते हैं एक चीज और कि जब आपकी प्लिंथ बीम तैयार हो जाती है, प्लिंथ बीम तैयार होने के बाद जब मिट्टी का भराव जो आपका भराव होता है ना, घर के अंदर भराव करते हैं क्योंकि आपको रोड से लेवल से आपने उठा के रखा है उस एरिया को, प्लिंथ बीम को, तो इसमें फिलिंग होती है। तो फिलिंग जो पार्ट होता है वो कोशिश करना कि आप विद मटेरियल ना देके आप वो अपनी तरफ से उसको करवाओ, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें दिक्कत होती है, चाहे आपके लिए हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अगर आप इनके बहुत अच्छी क्वालिटी काम करवाना चाहते हैं और थोड़ी सी नॉलेज है तो आप सोचेंगे भाई हम जो फिलिंग करेंगे मिट्टी की फिलिंग नहीं करेंगे, इसमें डस्ट की या फिर मोरंग की फिलिंग करेंगे। तो देखो फिलिंग एक ऐसा पार्ट होता है कि किसी को आइडिया नहीं होता है कि कितने ट्रॉली इसमें फिलिंग लगेगी। तो फिलिंग के केस में अगर आप
मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट तो आपने उससे बनवा लिया कि फिलिंग भी आपको करनी है, तो वो करेगा मिट्टी की फिलिंग मोस्टली, और ये होता भी है। वो कोई डस्ट या मोरंग की फिलिंग नहीं करेगा यहाँ पे, वो मिट्टी की फिलिंग करेगा। आप फिर बाद में उससे कहोगे नहीं यार कॉन्ट्रैक्ट में तो सब हमारा है कि फिलिंग भी करनी है, लेकिन फिलिंग में जो मटेरियल लगना है वो तो तय होता नहीं कि मटेरियल में क्या है, मिट्टी है कि डस्ट है कि मोरंग है कि मलवा है। तो ये पार्ट आप उस पर न डाल के खुद आप बाद में खुद करवाए आप अपने तरीके से, तो ज़्यादा बेटर है। ना उसके ऊपर बर्डन रहेगा, ना आपको इस चीज़ में कोई डाउट रहेगा कि हाँ फिलिंग क्या करवानी है। आप अपनी चॉइस से आपसे फिलिंग करवाओ, चाहे आप डस्ट डलवाओ, चाहे आप मलवा डलवाओ, चाहे कुछ भी डलवाओ, ठीक है। घर की हाइट, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। अधिकतर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि जब आप घर की हाइट पे बड़ा परेशान होते हैं कि जैसे घर की हाइट देखो 10.5 फीट होती है, तो देखो घर की हाइट आज की डेट में अगर आप बनवा रहे हो तो कम से कम 11.5 फीट तो लेके चलना, ठीक है। 11.5 फीट मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको भी लगा होगा 11.5 फीट तो बहुत होती है, लेकिन दोस्तों देखो आप शुरुआत तो घर बना लेते हैं, कल को मान लिया आपके पास बजट अच्छा खासा हो गया, 5 साल बाद पैसा हो गया, तो आपको लगता है थोड़ा सा रेनोवेशन करा देते हैं, इंटीरियर थोड़ा बनवा देते हैं। तो जब आप फॉल सीलिंग करवाने आते हैं ना, तो घर की हाइट जो अंदर कमरे की हाइट है, छत की हाइट है, वो कम लगती है। इसलिए कम से कम अंदर से अंदर आप 11.5 फीट तो करवा ही करवाएं। ये ध्यान रख, 11.5 हो जाए 12 हो जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना हाइट आप ज़्यादा रखो। तो इस केस में ठेकेदार आपसे बोला नहीं 10.5 फीट हाइट होती है, इससे ज़्यादा हाइट करवाओगे तो हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा रुपए लेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ना ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हाइट आपको कम से कम 11.5 फीट अंदर से अंदर, छत मिला के आप 12 कर लो, ठीक है। 1-2 इंच कम ज़्यादा करना वो बात आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड है आपके ऊपर, ठीक है। फिर आते हैं इसका जो पॉइंट आएगा कॉलम, सॉरी बीम। जो छत आप जब ढलाई करवाते हैं उस टाइम विद मटेरियल काम में होता है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, फ्लैट बीम डालते हैं। जहां पे लटक बीम डालनी है वहां पे लटक बीम न डाल के फ्लैट बीम से ही काम चल जाता है। अब लटक बीम क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि लटक बीम अगर वो डालेंगे तो इस जो आपका शटरिंग वाला है वो उससे पैसे लेगा, ठीक है। शटरिंग वाले का पैसा एक्स्ट्रा लगेगा उसमें, फिर उसका उसमें मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा कंक्रीट का जो आरसीसी डलवाओगे, ठीक है, वो ज़्यादा इसमें यूज होगा। तो वो यहाँ बचत करता है अपनी फ्लैट बीम डाल के। तो यहाँ पे खासकर ध्यान रखना, विद मटेरियल काम दे रहे हो तो फ्लैट बीम बिल्कुल मत डलवाना। जहाँ मजबूरी है वहाँ चलो बात अलग है कि बालकनी में डलवा लिया आपने फ्लैट बीम, लेकिन लटक बीम तो आपकी जहाँ जहाँ मेन मेन जगह है वहाँ तो पड़ेगी पड़ेगी। लटक बीम मतलब जैसे इस तरह की बीम जो नीचे से दिखाई देती है। यहाँ पे लोग काफ़ी लोग धोखा खाते हैं, मैंने ऐसे खैर लोगों को देखा है जो बहुत पढ़े पढ़े अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छी खासी मतलब सैलरी है, फिर अच्छा खासा पैसा है उन लोगों के पास, लेकिन वो घर बनवा लेते हैं बिना उसके लटक बीम के। बाद में जब पूरा बन जाता है तब उनको लगता है यार लटक बीम तो अपने यहाँ पड़ी नहीं, खाली फ्लैट बीम से काम हो गया, जिसने वो दिया था काम वो उसने धोखा कर दिया उसके साथ। तो ऐसी चीज़ ना हो आपके साथ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, खासकर लटक बीम पे भी फ्लैट बीम नहीं यूज करवानी है। फिर आते हैं कि जब आप स्टेयरकेस बनवाते हैं, खासकर अगर इस तरह की स्टेयरकेस आप बनवा रहे हैं अपने घर पे, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्या सरिया का खेल जो है हो जाता है। यहाँ पे सरिया लगती है ज़्यादा, सरिया जो लगाता है उसको लगता है टाइम रिंग इन सब चीज़ों को बनाने में, तो यहाँ पे सरिया कम कर देते हैं लोग। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, जो भी ड्राइंग दी होगी उसी हिसाब से सरिया आपको यहाँ लगवाना है, ये चेक करना है, आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पे। फिर आते हैं कि आपकी जो स्लैब पड़ेगी, तो स्लैब में जो आपकी सरिया पड़ेगी वो किस तरह की होनी चाहिए सरिया। अधिकतर लोग यहाँ भी धोखा खाते हैं, जो सरिया का मतलब खाली जाल बांधना नहीं होता कि खाली सरिया डाल दिया ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जाल बन गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि फ्लैट सरिया बांध देते हैं। आपको अगर नहीं नॉलेज है तो बिल्कुल बेवकूफ़ बना देंगे। यहाँ पे आपको हरदम क्रैंक बनवाना है। क्रैंक कैसे बनवाना है, वो भी चारों तरफ, मान लो कोई रूम है बड़ा, मान लो 14x15 क्या 14x16 कोई रूम है, तो चारों तरफ क्रैंक होने चाहिए आपके छत में। ये चीज़ ध्यान रखना, कितनी कितनी दूरी पे सरिया होगी, कितना सेंटर टू सेंटर सरिया की डिस्टेंस कितनी है, वो कम से कम 6-6 इंच भी 5-5 इंच की दूरी पे होनी चाहिए। सरिया छत में कौन सी होनी चाहिए, कम से कम 10 की सरिया तो होनी ही होनी चाहिए। 8 की सरिया मत लगवाना, काफ़ी सारे लोग लगवाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 8 की सरिया लगवाओ आप, क्योंकि 8 की सरिया में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जब लोग उस पर चलते हैं तो जल्दी बेंड हो जाती है, फिर उसको सही करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप 10 की सरिया की यूज करें आप छत में, ठीक है। फिर आते हैं छत का स्लैब का साइज कितना हो, मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आप 5 इंच तो रखें, 5 से प्लस ही हो, इससे पतली ना हो छत आपकी, ठीक है। छत में जो केमिकल आप डालते हैं वाटर प्रूफिंग वाला, या फिर आप जो है चिनाई वर्क करते हैं तो उसमें जो केमिकल डलवाते हैं जो मसाले में,
वो केमिकल कितना डालना चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग खाली फॉर्मेलिटी के लिए लोग ठेकेदार डाल देता है कि हाँ देखो मैंने डाल दिया। अब आपको रेशियो नहीं पता कि रेशियो कितना डालना चाहिए। तो देखो, एक बैग सीमेंट में अगर कंपनी जो लिखा है, अब किस कंपनी का, हर कंपनी का अलग अलग होता है। अब किसी कंपनी में बताया कि एक बैग सीमेंट में इतना केमिकल डालना है तो उतना ही डलवाना है, इससे कम मत डलवाना। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देनी चाहिए आपको। फिर आते हैं, एक पॉइंट सबसे होता है मेन, जिसपे बहसबाजी ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये पॉइंट होता है कि काफ़ी सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर आपसे बोलेंगे कि सर देखो आजकल छत जब बन जाती है, छत की आपने ढलाई की स्लैब कास्ट हो गई, उसके जो शटरिंग खुलती है, फिनिशिंग की स्टेज आती है, तो काफ़ी सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर आपसे बोलेंगे सर छत में आजकल प्लास्टर नहीं होता है। ठीक है, उनकी बात भी सही है कि आजकल छत में प्लास्टर कोई नहीं करवाता है, क्योंकि प्लेन छत होती है, प्लाई वाली छत होती है या फिर लोहे की शटरिंग वाली छत होती है, तो ज़्यादा चिकनी छत होती है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप कमरों में नहीं करवा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, खैर करवाते भी नहीं तो एक पॉइंट भी बन जाता है उनके पास कि भाई कहीं नहीं होता है, किसी से पूछ लो आप, तो वो बात सही है उनकी। लेकिन बालकनी का एरिया जो होता है, बालकनी मतलब जो छज्जा एरिया है, जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, ये जो बाहर निकली इसको बालकनी बोलते हैं। बालकनी के नीचे जरूर करवाना। अगर वो ये बोले नहीं छत में होते नहीं, तो ऐसा नहीं कि कहीं नहीं होती है। जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी कि हाँ फिनिशिंग की दिक्कत यहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको करवाना है प्लास्टर। इसका कोई भी चार्ज अलग से नहीं होता है। बालकनी का एरिया से यहाँ पे दिख रहा है, तो बालकनी का एरिया यहाँ पे आपको प्लास्टर करवाना पड़ेगा नीचे से। अगर आप प्लास्टर नहीं करवाओगे तो जब पेंट वाला काम करेगा तो आपको इतनी फिनिशिंग अच्छी दिखाई नहीं देगी यहाँ पे, क्योंकि शटरिंग का लेवल हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है। भले 2-3-4 mm का अंतर हो, लेकिन थोड़ा बहुत दिखता है अलग से, और वो जॉइंट आपको अलग से दिखाई देंगे प्लाई के। तो यहाँ पे प्लास्टर करना मजबूरी होता है, वो करवाना जरूर चाहिए आपको। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्लास्टर पे। यहाँ भी बहुत लोग गेम खेलते हैं। गेम क्या खेलते हैं, सीमेंट का गेम होता है यहाँ पे, सीमेंट बचत करने के चक्कर में। और ये सबके साथ होता है अधिकतर, चाहे आप विद मटेरियल काम देते हैं, चाहे आप लेबर रेट पे काम देते हैं। होता क्या है कि जब प्लास्टर लोग करते हैं, खासकर अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या है, रेत का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं बालू, जैसे ये आप देख रहे हैं। तो जब प्लास्टर यहाँ पे लोग करते हैं, जब प्लास्टर मसाला क्या होता है भाई, रेत होती है, किसी ने डस्ट मिलाना हो डस्ट मिला दिया हल्का फुल्का, नहीं तो काफ़ी लोग नहीं भी मिलाते हैं। भाई ठेकेदार तो चाहता है कि डस्ट ना मिलाए कोई, खाली हम रेत का ही प्लास्टर कर, रेत और सीमेंट मिला के फटाफट प्लास्टर कर देते हैं हम लोग। उससे क्या, वो उनकी स्पीड बढ़ जाती है काम करने की। लेकिन यहाँ भी अगर ये भी विश्वास करें जो लोग सही में रेशियो बना रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर जब प्लास्टर जब मसाला जब बनता है, अगर उसमें सीमेंट को ज़्यादा डाल देते हैं ना, या फिर रेशियो अगर अच्छा करते हैं वो, कि 1:4 का मान लो प्लास्टर आप करवा रहे हो, 1:4 मतलब 1 सीमेंट हो गई 4 रेत हो गई, तो ये भी रेशियो नहीं रखते हैं, वो सीमेंट कम ही डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा सीमेंट अच्छी रखेंगे या फिर रेशियो अच्छा बनाएंगे, तो जब प्लास्टर करेंगे तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा मिस्त्री को प्लास्टर करने में, उसको प्लास्टर करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सीमेंट कम रखेंगे तो क्या फटाफट प्लास्टर निपटता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत बाद में आपको समझ में आती है, जब प्लास्टर वो सूख जाएगा 2-3-4 महीने बाद, तो जब आप हल्का सा भी उसको प्लास्टर को आप चाबी से या फिर किसी हाथ से भी ऐसे झाड़ोगे तो झड़ता रहेगा प्लास्टर। वो ऐसा नहीं हो कि एकदम सॉलिड है, एकदम झाड़ने में दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं हो, वो आराम से झड़ता रहेगा पूरा प्लास्टर, रेत अलग से निकलती रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल ना हो। जब प्लास्टर हो रहा हो तो कितना रेशियो डाला जा रहा है, कितना सीमेंट मिलाई जा रही है प्लास्टर के मसाले में, ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। और उसमें केमिकल मिलाया जा रहा है नहीं मिलाया जा रहा, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्लास्टर में खासकर ध्यान देनी है, ये मैं दोबारा बात बोल रहा हूँ आपसे, ये हर जगह गड़बड़ होती है। अब आते हैं कॉलम में जब प्लास्टर होता है, तो कॉलम में जब प्लास्टर आप करवाओगे तो इन सब चीज़ों की, जो कॉलम के एरिया होता है, जो कॉलम फिनिशिंग अच्छी होती है, तो यहाँ पे हल्का सा टकाई जरूर करवा लेना आप। टकाई कराना, टकाई मतलब हल्का सा कॉलम को रफ करना है, हल्के से गड्ढे करने हैं, छेनी थोड़ी से। इससे क्या है, प्लास्टर इस पर अच्छे से चिपक जाता है, स्टेबल रहता है प्लास्टर, जल्दी टूटता नहीं है। तो ये चीज़ जरूर करानी है आपको। ठीक है, और हाँ, सीमेंट कौन सा यूज करना है, ये भी बड़ी एक वैसा पॉइंट है। तो जब भी आप सीमेंट यूज करें तो देखो, घरों में आजकल क्या है, आपको ओपीसी की जरूरत नहीं है। काफी लोग क्या है, ओपीसी सुन के ओपीसी डलवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल घर बनवा रहे हो और टाइम है आपके पास, आप पीपीसी यूज करो, लेकिन अच्छी सीमेंट यूज करो, अच्छी कंपनी यूज करो, कोई नई सीमेंट मत यूज करना। अब खैर मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा किसी सीमेंट का, ठीक है, लेकिन ग्रेड 53 ग्रेड का यूज करना, और पीपीसी आप यूज कर लो। पीपीसी की हाँ ये कि स्टार्टिंग जो है, जब आप डालते हो स्लैब,
शुरुआत में स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन बाद में स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी निकल के आती है और सस्ती भी पड़ती है। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आप कोई बहुत मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हो, फटाफट काम करना है, आपके पास टाइम तो है ही, आराम से काम होगा आपके यहाँ, और घर है कोई इतना वैसा स्ट्रक्चर हैवी स्ट्रक्चर है नहीं। तो सस्ते रेट पीपीसी एक तो सस्ती पड़ती है 30-40 रुपये, ओपीसी महंगी पड़ती है। तो इस ओपीसी से कोई फायदा नहीं, पीपीसी पे आप जाओ, ठीक है, मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। स्टील जो है ये भाई अपनी चॉइस है आपकी कि आपको टाटा लगाना है कि सस्ती लगानी है, महंगी लगानी है, लोकल लगानी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। जो भी आपका तय हुआ होगा कॉन्ट्रैक्टर साथ उसके साथ वो आपको खुद देखना है। तो दोस्तों इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर और कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है आपको कुछ हाँ वर्किंग करवानी है या फिर कुछ आपको प्लानिंग करवानी है अपने घर की, तो आप मुझे इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जो करिएगा, सब्सक्राइब जो करिएगा, शेयर जो करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।